एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, घटना चक्र का जो दृष्टि 2023 मैगजीन आने वाली थी वो आ चुकी है। ठीक है, दृष्टि 2023 मैगजीन आ चुकी है, जिसका कि आज हम फर्स्ट पार्ट आपके सामने लेकर आए हैं। और फर्स्ट पार्ट का जो टॉपिक है वह है उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश प्रदेश। ठीक है, सो यूपी स्पेशल्स का यह पार्ट होने वाला है। देखिए, आप इस मैगज़ीन को एक ही शर्त पर स्किप करना, जब आप प्रॉपर 1 साल से करंट अफेयर कर रहे हैं, चाहे किसी भी सोर्स से कर रहे हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो इस मैगज़ीन को स्किप करना सबसे बड़ी गलती कही जाएगी, स्पेशली फॉर यूपी पीसीएस पेपर के लिए। ठीक है, रामबाण यह मैगज़ीन होती है यूपी पीसीएस के लिए। यहाँ से तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चंस करेंट अफेयर के कन्फर्म हैं कि यहाँ से इनसे जुड़े रिलेवेंट टॉपिक वहाँ पर आते हैं। ठीक है, सो आई होप सो कि आप इसको करेंगे, कर भी लिए होंगे, या अगर आप किसी और सोर्स से वीडियो से नहीं किए हैं तो आपके लिए ये वीडियो दिया जा रहा है। और आज का जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश स्पेशल्स का ये टॉपिक होने वाला है, जिसमें कि हम राज्य की राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं को इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। टोटल 4 से 5 वीडियो में ये पूरी मैगज़ीन हम कंप्लीट कर देंगे, ये हमारा बिल्कुल आपसे प्रॉमिस है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पेशेंस बना कर रखिए, पानी ग्लास रखिए, साथ में पीते रहिए, नोट्स रखिए। ये मैगज़ीन तभी आपके लिए रिलेवेंट होगी जब अपने पास एक छोटा सा नोट्स रखिए, उसमें शॉर्ट कंटेंट को लिखते चलिए, डेट को लिखते चलिए। ठीक है, क्योंकि स्टेट पीसीएस में आंकड़े आते हैं, डेट आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, पहला हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। ठीक है, सो 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया। ये वर्ड आपको याद रखना है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, जिसका कि आयोजन लखनऊ में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है स्कूल चलो अभियान 2023। सो 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने एक स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान शुभारंभ किया। इसके साथ ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडिनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का विमोचन किया। ठीक है, इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का जो विमोचन किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को किया गया। ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, 1 जुलाई 2017 क्या है? स्कूल चलो अभियान। ठीक है ना। इसके उद्देश्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जो कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के आधिकारिक नामांकन को प्रोत्साहित किया जाना है। ठीक है, सो इसका प्लीज़ आप एक छोटा सा नोट्स बनाइए, तभी ये इम्पोर्टेंट आपके लिए कंटेंट होने वाले हैं। जो तीसरा नंबर का टॉपिक है अखिल भारतीय पुलिस एथलीट क्लस्टर चैंपियनशिप 2023। ठीक है, सो मार्च 2023 में 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलीट क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन किया गया, लखनऊ में किया गया। ये याद रखना है, लखनऊ में किया गया। ठीक है, इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों के शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय पुलिस बलों की 32 टीमों के 1300 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। ये आपको याद रखना है, कितने? 32 टीम। कहाँ पे आयोजन किया गया? लखनऊ में किया गया। ठीक है, कौन से नंबर का था यह? 71वीं 71 नंबर का अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23। ठीक है, 4 नंबर रेशम कृषि मेला 2023। रेशम कृषि मेला 2023 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया गया। ठीक है, ये जगह याद रखना, गोरखपुर। ठीक है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी गोरखपुर रहा है। ठीक है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 11.38 करोड़ रुपए की लागत से 18 चाकी कीट पालन भवनों और 36 सामुदायिक भवनों और 9 धागाकरण
मशीन रोड का लोकार्पण व शिलान्यास किया। गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टारगेट भी रखा गया है। 60 टन का अभी उत्पादन होता है, जिसको कि 600 उत्पादित करने का लक्ष्य है। देखिए इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे क्या है, जो रेशम कृषि मेला 2023 है उसका जो आयोजन गोरखपुर, ठीक है। तो ये जगह याद रखना गोरखपुर, ठीक है। यहाँ से दो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशम कृषि मेला 2023, ठीक है, गोरखपुर जगह याद रखना, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम सहतूती, एरी और टसर का उत्पादन होता है। ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के जो रेशम हैं, 3 प्रकार के जो रेशम हैं, ठीक है। पहला सहतूती, जो कि गोरखपुर में, जस्ट वेट, सहतूती जो कि गोरखपुर में, एरी कानपुर में, टसन सोनभद्र में उत्पादित होता है। ये नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है, नंबर आपको याद रखना है, क्लियर। जो पहला है सहतूती, वो गोरखपुर में उत्पादित होता है, एरी कानपुर में उत्पादित होता है, और टसर ये सोनभद्र में उत्पादन होता है, ठीक है। तो 3 प्रकार के यूपी में रेशम उत्पादित होते हैं। नेक्स्ट हमारा है वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023। ये मुद्दा काफ़ी प्रचलित रहा है, न्यूज काफ़ी प्रचलित रहा है। सो आई होप सो कि आप इसको जान भी रहे होंगे और इसका एक नोट्स बनाइए। 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो लोकसभा जो क्षेत्र है वाराणसी के सांसद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, ठीक है, वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया है। यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर किया गया, ठीक है। सो ये डेट भी याद रखना, ठीक है, वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है। इस अवसर पर विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का जो विषय है, हाँ हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं, ये भी याद रखना है। हाँ हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं, ये थीम भी आ सकता है कि विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का थीम क्या है, तो हाँ हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है। इस समिट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया, ठीक है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी एवं मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विस यूनिट हेतु साइट का भी उद्घाटन किया, ठीक है। तो ये बस आप याद रखना, थीम आपको यहाँ पे याद रखना है, हाँ हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो वर्ल्ड क्षय रोग दिवस है 24 मार्च, इसी के दिन यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री ने वाराणसी अपने लोकसभा क्षेत्र में इसका उद्घाटन किया, ठीक है। सो वर्ल्ड टीबी समिट 2023, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है 6 नंबर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022। सो 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में कराए जाने हेतु विभिन्न कमेटियों के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। उत्तर प्रदेश में पहली बार यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध में किया जाएगा। ये आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन उठेगा तो यहाँ से उठेगा, ठीक है, कि इसका आयोजन लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 7 नंबर, एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री। सो 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने आभासी माध्यम से हरदोई के संडीला में एशिया का सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। सो ये देखिए स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीआरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और संघ लोक सेवा का एग्जाम जो आ रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा काम किया गया, बहुत बड़ा यह परियोजना है। सो 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने आभासी माध्यम से हरदोई के संडीला, जगह आपको याद रखना है, संडीला में एशिया के सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया, ठीक है। यह पेंट फैक्ट्री वर्जर समूह की है, ये भी आपको याद रखना कि वर्जर समूह की है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023। तो मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा
उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 मंजूरी प्रदान की गई है। इस नीति से जुड़ी रणनीतियों एवं पहलुओं के आभासी कार्यान्वयन हेतु राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ी को 3 श्रेणी, ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी और उच्च स्तर के खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में खेल योजनाओं के सभी एथलीट, कोच, खेल विज्ञान कर्मचारी और उनके परिवारों को इस नीति के तहत 5 लाख रुपए का कौशल स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। ठीक है, आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में खेल योजनाओं के सभी एथलीट, कोच, खेल विज्ञान कर्मचारी और उनके परिवारों को इस नीति के तहत 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाएगा। ठीक है ना। और राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य के खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। नई खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर का टॉपिक है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम ये है। ठीक है, सो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु, देखिए एक ना ये सिंचाई का एक टेक्निक है जिसमें कि कम से कम पानी का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक उत्पादन, अधिक से अधिक सिंचाई का ये एक विधि है। ठीक है, तो उसी की बात है ये। सो 5 वर्षों की अवधि 2022-23 लेकर 26-27 तक के अतिरिक्त राज्य सहायता, ठीक है, टॉपअप दिए जाने से संबंधित प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान करती है। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स ये माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम है। तो आई होप सो इसको याद रखना है, 5 साल के लिए शुरू किया जाएगा। ठीक है, 10 नंबर है कालिंजर महोत्सव 2023। सो 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा जिले के कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। ये जगह याद रखना, जिला बांदा जिला और कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की। सो क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, यूपी के लिए काफ़ी ये सम्मान की भी बात है और एक नया प्रावधान किया गया है। तो 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की। ठीक है, नेक्स्ट है इमिलिया कोडर गांव। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थारू जनजाति के जीवंत और विविध संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय 5.5 एकड़ का में विस्तारित है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले गांव राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। थारू जनजाति की जीवंत और विधिक संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय 5.5 एकड़ में विस्तारित है। ठीक है, नेक्स्ट है VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। सो 4 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर में 10 देशों के लिए वीज़ा आवेदन से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करने की सुविधा उपलब्ध है। इस सेंटर में केंद्र द्वारा प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य और स्विट्जरलैंड, क्रोएशिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली और सऊदी अरब की यात्रा करने से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, सो इन कंट्री का भी नाम याद रखना। आपको वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए किसी ऐसे कंट्री का नाम देगा जहाँ पे ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। सो वहाँ पे आपको एक कंट्री का नाम याद रखना है। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि सऊदी अरब, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, हंगरी, क्रोएशिया, स्विट्जरलैंड, चेक गणराज्य, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्लियर। सो BFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, आई होप सो अब याद रखना। इस सेंटर में 10 देशों के लिए वीज़ा आवेदन से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023। 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 प्रख्यापित की है। यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष या नई नीति आने तक संपूर्ण प्रदेश में प्रभावी होगी। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में
कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना तथा अन्य राज्यों और देशों के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय का 35% पूंजीगत अनुमान अधिकतम 5 करोड़ रुपए दिया जाना है। ठीक है, सो आई होप सो आप इसको याद रखना। चलिए 14 नंबर पॉइंट चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। योगी की पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 5 वर्ष 347 दिन से इस पद पर आसीन हैं। योगी से पूर्व कांग्रेस शासन में डॉक्टर शंभूरानंद 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है श्रेयस हरीश। 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया। बेंगलुरु निवासी हरीश विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। सो इसलिए इनको अवार्ड ये दिया गया है। बेंगलुरु निवासी जो हरीश हैं विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सो हरीश श्रेयस हरीश आप नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफल। जनवरी 2023 में अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन प्रारंभ हो गया है। भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। ध्यातव्य है कि अमेठी के मूसीगंज में असॉल्ट राइफल की यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च 2019 को रखा था। ये नाम याद रखना, कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफल। ये पूछ सकता है कि इसका उत्पादन जो फैक्ट्री है कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि अमेठी में स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री, कोरबा आयुध फैक्ट्री। ओके, नेक्स्ट हमारा 17 नंबर टॉपिक है गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी। 30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए हैं। इस परिणाम में उत्तर प्रदेश का अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। ये आपको याद रखना कि उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी में को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है यूपी को। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम जो है विषय पर आधारित झांकी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये 2022 2023 से दोनों याद रखना है। 2022 की अगर बात करें तो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। 2023 की बात करें तो अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। 2022 में पहला स्थान मिला था, ठीक है, और 2023 में तीसरा स्थान मिला है अयोध्या दीपोत्सव को। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक विजेता एवं प्रतिभागी तथा 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ी सम्मानित। 26 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम की श्रृंखला के क्रम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राज्य के पदक विजेता एवं प्रतिभागी 14 खिलाड़ी को कुल 5 करोड़ 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी एथलीट्स हैं, मेघना सिंह क्रिकेटर हैं, दीप्ति शर्मा क्रिकेटर हैं, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी प्लेयर हैं ने रजत पदक जीता था, जबकि अन्नू रानी जो कि एथलीट्स हैं, दिव्या काकरान कुश्ती के प्लेयर्स हैं, ठीक है,
और विजय कुमार यादव जूडो, वंदना कटारिया हॉकी में कांस्य पदक जीता है। ये नाम आपको याद रखना है। प्रियंका गोस्वामी, मेघना, दीप्ति, ललित कुमार को रजत पदक मिला है। ठीक है, अनु रानी, दिव्या काकरान, विजय कुमार यादव, वंदना कटारिया को कांस्य पदक मिला है। इनसे जुड़े खेल को भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस अवसर पर 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रदेश के पदक विजेता 66 खिलाड़ियों को कुल 2,58,50,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 खेलों में 56 पदक, 20 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 18 कांस्य पदक जीते हैं। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आप नोट कर लेना कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित हुआ था उसमें यूपी के 18 खिलाड़ी में कुल 56 पदक जीते हैं। ठीक है, जो 18 प्लेयर हैं वो टोटल 56 पदक जीते हैं। ठीक है, जिसमें से 20 स्वर्ण पदक है, 18 रजत है, 18 कांस्य हैं। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में 8वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट रखना कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था गुजरात में उसमें उत्तर प्रदेश पदक तालिका में 8वें नंबर पर है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपए, कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए का पुरस्कार राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, 18 नंबर का टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2023 उत्तर प्रदेश। सो पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया है। पद्मश्री राधा चरण गुप्ता साहित्य एवं शिक्षा के लिए, दिलसाद हुसैन कला के लिए, अरविंद कुमार विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए, उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्य के लिए, मनोरंजन साहू चिकित्सा के लिए, ऋत्विक सान्याल कला के लिए, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य और शिक्षा के लिए दिया गया है। ठीक है ना। सो इसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट देखिए क्या है कि एक तो आपको याद रखना है कि पद्म विभूषण दिया गया है किसको, जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हैं मरणोपरांत, उनको सार्वजनिक मामलों के कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है, सो ये चीफ मिनिस्टर भी उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है राधाचरण गुप्ता को। ठीक है, क्लियर। मनोरंजन साहू चिकित्सा के क्षेत्र में, आई होप सो इसको भी याद रखेंगे। ओके, 19 नंबर का टॉपिक है उत्तर प्रदेश मिलेट्स कंदन पुनरुद्धार कार्यक्रम। 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, मडुआ आदि की खेती के प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम का संचालन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस नवीन योजना को वर्ष 2023 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2027 तक संचालित किया जाना है, प्रस्तावित है। ठीक है, सो ये टाइमिंग आपको याद रखना है, ये समय पूछ सकता है कि ये जो नवीन योजना है ना, सो ये 1 जनवरी 2023 से 2027 तक चलाना है। कौन सा? उत्तर प्रदेश मिलेट्स कंदन पुनरुद्धार कार्यक्रम। ठीक है, इस कार्यक्रम में कार्यान्वयन हेतु 5 वर्षों की अवधि का अनुमानित आकलित किया गया है, जिसमें कि 186 करोड़ रुपए की लागत है। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। 20 नंबर का टॉपिक है लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 2021-22। 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 2021-22 के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं। वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए कुल 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 की बात करें तो नेहा कश्यप बुसु और ज्योति शुक्ला हैंडबॉल के लिए। लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 की बात करें तो राहुल सिंह हॉकी वेटरन वर्ग के लिए और मोहित यादव कुश्ती के लिए, जनार्दन सिंह यादव कुश्ती वेटरन वर्ग के लिए।
रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021-22 की बात करें तो तरुणा शर्मा जूडो वेटरनल वर्ग के लिए, मनीषा भाटी वुशु के लिए। लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 की बात करें तो मोहम्मद आरिफ हॉकी वेटरन वर्ग के लिए, राधे श्याम सिंह एथलीट्स वेटरन वर्ग के लिए, सुहास एल वाई बैडमिंटन दिव्यांगजन वर्ग के लिए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। सुहास एल वाई बैडमिंटन दिव्यांगजन वर्ग के लिए, दीपेंद्र सिंह निशानेबाजी दिव्यांगजन वर्ग के लिए, और विवेक चिकारा पैरा तैराकी के लिए। सो प्लीज़ ये नाम याद रखना, आप एक दीपेंद्र सिंह भी याद रखना, ये निशानेबाजी के लिए, क्योंकि ये दिव्यांगजन वर्ग के लिए दिया गया है। 21 नंबर का टॉपिक है रन फॉर G20 वॉकाथॉन, ठीक है। सो 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी में रन फॉर G20 वॉकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। G20 सम्मेलन से जुड़ी 11वीं बैठक उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएगी। इन बैठकों का आयोजन लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध में किया जाएगा। ये देखिए, ये ना, ये जिलों का नाम याद रखना है आप। यहाँ से आपको कंफ्यूज करने के लिए मल्टीपल चॉइस में दे सकता है मिस करके कोई ऐसा, तो आपको याद रखना है कि लखनऊ। देखो इसको ना थोड़ा सा शॉर्ट से याद रखना। देखिए जो G20 है 2023, इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत के लिए बहुत ही उपयोगी ये समिट है, जो कि जिसकी बैठकें निरंतर चल रही हैं। तो ये जो बैठकें हैं ना, ये जो 11वीं बैठक उत्तर प्रदेश में आयोजित होनी है, तो उत्तर प्रदेश के जगहों को आपको बिल्कुल याद करना है, चाहे शॉर्ट की याद करें, चाहे जैसे भी याद करें, चाहे रट के, आपके ऊपर है कैसे याद करोगे। अब जैसे यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो कोई भी ऐसा आयोजन होगा तो भाई राजधानी में तो होगी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना लखनऊ तो वैसे ही हो गया सही, ठीक है। वाराणसी मान के चलिए कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी का जो लोकसभा जो क्षेत्र है वो वाराणसी है। तो लखनऊ वाराणसी ऐसे हो गया। अब बचा आगरा। जो अजूबे हैं भारत में, 7 अजूबों में जो एक स्थान है आगरा का, क्योंकि आगरा में ताजमहल है, ठीक है। सो ताजमहल के हिसाब से आप जानना कि हाँ सर्वश्रेष्ठता है भारत पे, एक विश्व पटल पे विशेषता है आगरा का, तो आगरा ऐसे हो गया। गौतम बुद्ध नगर भारत में सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें कि यूपी में सबसे ज़्यादा जो एजुकेशंस के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पुरुष और महिला का अगर परसेंटाइल की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर है। और गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के जगहों को नॉलेज पार्क के नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध नगर ऐसे, क्योंकि शिक्षा में बहुत आगे है, ठीक है। सो ऐसे याद रखना, ये राजधानी लखनऊ है, लखनऊ में आयोजन होगा। वाराणसी PM का लोकसभा क्षेत्र है अपना। आगरा, वहाँ पे ताजमहल है, वैश्विक पटल पे इसकी पहचान है। गौतम बुद्ध नगर यूपी के लिए अगर बात करें, जैसे यूपी की राजधानी लखनऊ है, वैसे साक्षरता दर सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर की महिला पुरुष की, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है 22 नंबर आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। 28 नंबर है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। देखिए टोटल आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का, टोटल 100 टॉपिक है, ठीक है, जिसमें से अभी हम 22 नंबर पे हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा पेशेंस बनाकर चलिए, वीडियो को स्किप करिए, पानी पीजिए, वीडियो को पॉज करिए, पानी पीजिए। अगर आपको इंटरेस्टेड लग रहा है, रिलेवेंट लग रहा है तो ही समय दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है ना। एग्ज़ाम टाइम में कहीं पे भी आप ऐसे समय मत दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट छोटा सा करूँगा, ये वीडियो तभी आपके लिए उपयोगी हो पाएगा जब इसका छोटा छोटा आप नोट्स बना लो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम के 2 से 3 घंटे पहले, 2 से 3 दिन पहले आप ये जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना, यही उपयोगी हो पाएगा। क्योंकि देखिए जो डायनेमिक स्टैटिक पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। अब बचे करंट अफेयर। करंट अफेयर में होता क्या है, लास्ट में बहती गंगा में हाथ धोइए, और जो टोटल 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से अगर आप 25 क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं तो आप सोचिए आपका स्कोर कहाँ चला गया, ठीक है। सो प्लीज़ 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 अटेंशंस, आप नोट्स बनाइए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। सो जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। देखिए मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप आई होप सो आप इसको याद रखिए, ठीक है ना। मस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। सो
प्लीज़ इसको आपको याद रखना है। आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है। सो जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है ना, KGB भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य लड़कियों को अपने अधिकारों के आवाज़ उठाने में सक्षम बनाना है। आरोहणी पहल 3 चरणों में लागू होगा। पहला चरण, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित जो प्राप्त करने के लिए के पश्चात प्रत्येक कस्तूरबा गांधी स्कूल के 2 शिक्षक छात्राओं को शिक्षित करेंगे। तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। सो देखिए, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में टोटल 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। इसमें लड़कियों के आत्मसम्मान आत्मसुरक्षा के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को टोटल 3 चरणों में संपन्न कराया जाएगा, ठीक है। जो 3 चरण हैं, जिसमें से पहला है शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक कस्तूरबा गांधी स्कूल में 2 शिक्षक छात्राओं को शिक्षित करेंगे। और तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा, ठीक है। 23 नंबर का टॉपिक है छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। 24 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर छठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का लखनऊ में शुभारंभ किया, ठीक है। उत्तर प्रदेश 2023 का मुख्य विषय था निवेश और रोजगार। देखिए, 24 तारीख आपको याद रखना है कि यूपी डे जो उत्तर प्रदेश दिवस है वह 24 जनवरी का ये डेट होता है, ठीक है। सो ये तो सबको पता है। आई होप सब कि आपको, अगर स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये डेट बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है जो कि एग्जाम में आएगा, ठीक है। सो उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर ये आपको याद रखना है कि जो 2023 का टाइमिंग है, ये 74वां स्थापना दिवस है यूपी का, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह को लखनऊ में शुभारंभ किया गया। राजधानी है तो आई होप सो कि आप क्रॉस चेक कर लेंगे कि आयोजन इसका लखनऊ में होगा, ठीक है, क्लियर। इंपॉर्टेंट क्या है, उत्तर प्रदेश 2023 का मुख्य विषय था निवेश और रोजगार। निवेश और रोजगार ये आपको याद रखना है, निवेश और ये रोजगार आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का जो आयोजन है वर्ष 2018 में किया गया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था, तो 2018 मनाया गया था, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को तत्कालिक यूनाइटेड प्रोविंसल का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रहा गया था। जो संयुक्त प्रांत नाम था ना यूपी का पहला, 24 जनवरी 1950 के पहले, उसका नाम 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। सो उसी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में जाना जाता है। इसका पूर्व नाम भी याद रखना कि उत्तर प्रदेश के पहले इसका नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंसियल, संयुक्त प्रांत, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23। सो 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया, ठीक है। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले के सांसद द्वारा वर्ष 2021 में किया जा रहा है। सांसद खेल महाकुंभ का जो समापन है वह 28 जनवरी 2023 को हुआ है। इसका पहला चरण 10 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित हुआ था। मैं रिपीट कर दूं इसको, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23। सो 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का दूसरा चरण का उद्घाटन किया। सो 2022-23 का जो यह समारोह जो महाकुंभ था, यह सेकेंड चरण था। पहला कब था? सो सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले के सांसद द्वारा 2021 में किया गया था। सो पहला 2021 में किया गया है, 2022-23 के दूसरा चरण है। सांसद खेल महाकुंभ का समापन 28 जनवरी 2023 को हुआ है। इसका पहला चरण 10 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित हुआ था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022
प्लेटिनम, याद रखना है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्लेटिनम क्या है? 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल को प्रदान किया गया प्लेटिनम अवार्ड सौंपा गया। और माइन मित्रा पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, सो माइन मित्रा पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये आपको लाइन याद रखना है, नोट भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 26 नंबर का टॉपिक है जिला जेल बुलंदशहर। सो उत्तर प्रदेश में स्थित इस जेल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए ईट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है, याद रखना कि जो जिला जेल बुलंदशहर है, ठीक है ना, बुलंदशहर का जो जिला जेल है उसको FSAI के द्वारा रैंकिंग प्रदान किया गया है और इसमें ईट राइट कैंपस के तहत 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। ठीक है, यह सम्मान पाने वाला उत्तर प्रदेश का दूसरा जेल बन गया है। सितंबर 2022 में फर्रुखाबाद जिले में स्थित फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है। सो अभी तक FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग पाने वाला यह यूपी का दूसरा जेल है। पहला कौन सा है? फर्रुखाबाद का स्थित फतेहगढ़ सेंट्रल जेल। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल फर्स्ट है, दूसरा तुम्हारा बुलंदशहर का सेंट्रल जेल सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर 6वीं एलिट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022। तो 19 से 26 दिसंबर 2022 के मध्य तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में इसका आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश ने पदक तालिका में कुल 3 पदक, कांस्य 3, ठीक है, प्राप्त करते हुए 6वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 28 नंबर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। सो हाल ही में भारत सरकार ने प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर, तंजावुर में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ZCC स्थापित किया है। ये जगह आपको याद रखना है, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, क्षेत्रीय सांस्कृतिक क्षेत्र। सो भारत में प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर, तंजावुर में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, सो केंद्रीय सांस्कृतिक क्षेत्र यानी ZCC। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 29 नंबर का टॉपिक सानिया मिर्जा। सो क्या है? हाल ही में भारतीय युवा सेना ने फाइटर बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला बनी है। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको पता होगा कि यूपी का एक ज़िला है मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर, वहाँ की रहने वाली है सानिया मिर्ज़ा। ठीक है, सो हाल ही में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला बनी है सानिया मिर्ज़ा। ये मिर्ज़ापुर जिले की रहने वाली हैं। ठीक है, 30 नंबर का टॉपिक है उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण हेतु आयोग। सो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित 5 सदस्यीय आयोग 28 दिसंबर 2022 को हुआ। सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह इस आयोग के अध्यक्षता करेंगे। आयोग के अन्य सदस्यों में शामिल कौन है? चोब सिंह वर्मा, पूर्व IAS, महेंद्र कुमार, पूर्व IAS, संतोष कुमार विश्वकर्मा, पूर्व अपर विधि परामर्शी, ब्रजेश कुमार सोनी, पूर्व अपर विधि परामर्शी एवं अपर जिला जज। आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का है। ठीक है, 31 का टॉपिक है ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली। क्या है? सो 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंक केशवर शरण सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। यह पहल राज्य शिक्षा विभाग द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC आप याद रखना, CDAC के सहयोग से शुरू की गई है। इसके माध्यम से रोगी पंजीकरण, प्रवेश डिस्चार्ज
प्रवेश, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, भोजन, दवाएं वितरण और डॉक्टरों की उपलब्धता जैसी सुविधाएं ऑनलाइन होगी। मैं इसको रिपीट कर दूं, मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ई सुश्रुत अस्पताल, ई सुश्रुत अस्पताल 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री वेंकटेश्वर शरण सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, यह पहल राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के सहयोग से शुरू किया गया है। इसके माध्यम से रोगी पंजीकरण, प्रवेश, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, भोजन, दवाएं वितरण और डॉक्टरों की उपलब्धता जैसी सुविधाएं ऑनलाइन होंगी, जिससे कि काफ़ी सुविधाएं मिलने वाली हैं आने वाले समय में। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह इनिशिएटिव। सो आई होप सो कि आप एग्ज़ाम के हिसाब से इसको याद रखेंगे। 32 का टॉपिक है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति। सो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र 18 से 19 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ में आयोजित हुआ। सो जो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति है ना, की स्थापना 1919 में अभिलेखों के प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उपयोग से जुड़े मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। ठीक है, 33 पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2022। सो दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस नीति का प्रभावी अवधि आगामी 5 वर्ष है। इस नीति की अधिसूचना जारी होने पर उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2018 निरसित हो जाएगी। सो वर्ष 2022 की नीति का उद्देश्य सुदृढ़ परिवहन अवस्थापना नेटवर्क का सृजन करना, विद्यमान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन एवं सुधार करना, लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश की आकर्षित करना और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स कार्यप्रणाली का स्थापना करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 34 नंबर का, एक जिला एक खेल। सो दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक खेल का आयोजन शुरू की गई है। ठीक है, ODOS योजना जो है में शामिल हुए 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। ठीक है, मैं रिपीट करूं, प्लीज़ इसको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस ऐसे टॉपिक पे, ऐसे क्वेश्चंस पे रहते हैं। सो एक जिला एक खेल, अभी तक तो सुना था एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन एक जिला एक खेल। सो दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक खेल ODOS वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, ठीक है, योजना शुरू की गई है। ODOS योजना में शामिल करने हेतु 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। ठीक है, सो परिवर्तित खेल एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आई होप सो इसको याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे जिला दिया है, यह परिवर्तित खेल। सो मथुरा जूडो के स्थान पर कुश्ती रखा गया है। आई होप सो प्लीज़ इसको आप याद रखिए। जो मथुरा जिला है, एक जिला एक खेल के तहत जूडो पहले था, उसके स्थान पर कुश्ती रखा गया है। बलिया और अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, श्रावस्ती बैडमिंटन के स्थान पर एथलीट को रखा गया है। श्रावस्ती बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी रखा गया है। सो ये क्वेश्चंस श्रावस्ती वाला आ सकता है कि श्रावस्ती जिला एक जिला एक खेल के तहत बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी रखा गया है, और मथुरा जूडो के स्थान पर कुश्ती रखा गया है। बाकी बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, इन चारों को आप मिलाकर याद रखना कि बैडमिंटन के स्थान पर एथलीट्स का स्थापना किया गया है। ठीक है, झांसी, गोंडा और लखीमपुर खीरी बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी रखा गया है। ठीक है, बहराइच बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल रखा गया है। ठीक है, सो जो बहराइच जिला है, एक जिला एक खेल के तहत बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल रखा गया है। झांकी, गोंडा, लखीमपुर खीरी बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी रखा गया है। ठीक है, यानी ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम ऐसा कौन सा खेल है जिसको स्थानांतरित कर दिया गया, तो बैडमिंटन को कर दिया गया, और जो उत्तर प्रदेश भारत के जो रीजनल खेल है उनको यहाँ पर स्थापित किया गया है पहचान देने के लिए। ठीक है, खेलों से संबंधित जिले की अगर बात करें तो कुश्ती वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। एथलेटिक्स की बात करें
तो मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर का जो एक जिला एक खेल के तहत कौन सा खेल है, तो एथलेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हॉकी। प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा, गाजियाबाद का जो खेल है, एक जिला एक खेल के तहत, तो हॉकी है। टेबल टेनिस आगरा और कानपुर का है। बैडमिंटन की अगर बात करें तो अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर, बैडमिंटन अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर का एक जिला एक खेल के तहत बैडमिंटन खेल है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग मिर्ज़ापुर और बिजनौर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अभी हमने उपरोक्त में देखा कि जो सानिया मिर्ज़ा भारत में पहली मुस्लिम महिला फाइटर प्लेन के लिए ज्वाइन की हैं, तो ये याद रखना कि वहाँ का जो खेल है वेट लिफ्टिंग। ठीक है ना। बॉक्सिंग बुलंदशहर, कुशीनगर, तीरंदाजी सोनभद्र और ललितपुर। ठीक है, फुटबॉल हाथरस, तैराकी पीलीभीत, शूटिंग बांदा, कबड्डी कन्नौज, लाल टेनिस प्रयागराज। ठीक है, ये भी याद रखना प्रयागराज वाला लाल टेनिस। ठीक है, 35 नंबर का टॉपिक है 3 हवाई अड्डों के लिए डीजी यात्रा का शुभारंभ। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से शुभारंभ 1 दिसंबर 2022 को किया गया। इन 3 हवाई अड्डों में नई दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु हवाई अड्डा शामिल है। पहले चरण में डीजी यात्रा 7 हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी, इसे 3 पर शुरुआत हो चुकी है। वर्ष 2023 तक इसे हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर शुरू किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। सो प्लीज़ आप याद रखना कि 3 हवाई अड्डा के लिए डीजी यात्रा शुरू किया गया है। सो आई होप सो इन जगहों का याद रखना, इन हवाई अड्डों का नाम याद रखना, नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। और 2023 में हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा से इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जस्ट वेट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मातृ मृत्यु अनुपात। सो 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मातृ मृत्यु अनुपात यानी मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशियो है एमएमआर में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश एम्पावर्ड एक्शंस ग्रुप में शामिल किया गया है। ठीक है, सो उत्तर प्रदेश मातृ मृत्यु अनुपात तथा मातृ मृत्यु दर के आंकड़े अगर 2018-19 की बात करें तो मातृ मृत्यु अनुपात 167 यानी 167 और मातृ मृत्यु दर 14.3 है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 37 नंबर 41वां रामायण मेला, 41 रामायण मेला। सो 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया है। ठीक है, सो इस मेले का जो समापन 30 नवंबर 2022 को हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। अयोध्या में रामायण मेले की जो शुरुआत है वर्ष 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने की थी। मैं रिपीट कर दूं इसको, जो 41वां रामायण मेला है 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया। ये डेट याद रखना 2022 किस नंबर का था, 41 नंबर का। ठीक है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका शुरुआत कब किया गया था। ठीक है, तो अयोध्या में रामायण मेले की जो शुरुआत है वह 1982, ठीक है 1982 में किया गया था। जो मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्रीपति मिश्र। ओके, सो आई होप सो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ छोटा सा नोट्स में नोट डाउन करिए। नेक्स्ट टॉपिक है 38 नंबर, जस्ट वेट, नेक्स्ट टॉपिक है 38 नंबर। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली मतलब पुलिस कमिश्नरेट प्रथा लागू की गई है। सो क्या है,
सो 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के ये 3 नए जो ज़िले हैं प्रयागराज, गाज़ियाबाद और आगरा। तत्पश्चात रमेश शर्मा को प्रयागराज, प्रतिंदर सिंह को आगरा, अजय कुमार मिश्रा को गाज़ियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त आगरा, गाज़ियाबाद और प्रयागराज के नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इन 3 जनपदों को महानगर क्षेत्र घोषित किया। ये आप याद रखना कौन कौन सा, आगरा, गाज़ियाबाद, प्रयागराज। आगरा, गाज़ियाबाद और प्रयागराज को 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इन 3 जनपदों को महानगर क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया है और अधिसूचना प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। सो उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है। शुरुआत में 3 था, अभी फाइनली 7 है। ठीक है, पहला लखनऊ 2020 में शुरू किया गया पुलिस कमिश्नरेट। दूसरा नंबर गौतम बुद्ध नगर 2020 में शुरू किया गया पुलिस कमिश्नरेट। तीसरा कानपुर 2021 में, वाराणसी 2021 में, गाज़ियाबाद 2022 में, आगरा 2022 में, प्रयागराज 2022 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 39 नंबर मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु यूपीनेडा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। योजनागत सरकार सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव। अनुसूचित जाति और जनजाति के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत कम से कम 10% महिला बुनकरों को सम्मानित किया जाएगा। सो आई होप सो ये आप याद रखना, मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना, मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना। सो यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव क्या है कि इसमें जो योजना के अंतर्गत जो सरकार के सामान्य पावरलूम बुनकर हैं को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान मिलेगा। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट का 75% शासकीय अनुदान मिलेगा और कम से कम 10% महिला बुनकरों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और इसका जो रेगुलेटरी जो संस्था है वो कौन सी है? ठीक है, तो ये आप याद रखना, यूपीनेडा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। 40 नंबर का टॉपिक है यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैथकॉम। 22 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैथकॉम के पहले संस्करण का शुभारंभ किया। इसका आयोजन 25 नवंबर 2022 को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, ये जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है ना, ये जो यमुना एक्सप्रेस वे है जिसको हम ताज एक्सप्रेस के भी नाम जानते हैं, तो ये परी चौक के पास में है यह गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। सो यह एक वार्षिक 26 घंटे का कार्यक्रम है जो छात्रों, शिक्षकों, अध्यापकों और भारत के अनुसंधान समुदायों और अफ्रीकी साझेदारों का एक मंच पर लाता है। ठीक है, तो यूनेस्को इंडिया हैथकॉम अफ्रीका हैथकॉम याद रखना। 22 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनेस्को इंडिया हैथकॉम के पहले संस्करण को शुभारंभ किया था और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ठीक है, और यह एक वार्षिक 36 घंटे का कार्यक्रम है जो छात्रों, शिक्षकों, अध्यापकों, भारत के अनुसंधान समुदायों और अफ्रीकी साझेदारों को एक मंच पर लाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 41 नंबर का काशी तमिल संगम। क्या है? 17 नवंबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक
कार्यक्रम काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में किया गया। 19 नवंबर 2022 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुस्तक तिरुकुरल का 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ विमोचन किया। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों यथा संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। ठीक है, तिरुकुरल, या ये बुक नाम प्लीज़ याद रखना। ठीक है, तिरुकुरल, ये बुक आप प्लीज़ याद रखना। ठीक है, तो एग्जाम में ना ये नाम याद से, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए कि 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ इसका विमोचन किया गया है, तो ये बुक आ सकता है, वहाँ पे कई सारे ऑप्शन दे देंगे मिला जुला। ठीक है, तो इसको याद रखना कि जो तिरुकुरल बुक है इसका भी 13 भाषाओं में अनुवाद के साथ इसका विमोचन किया गया है। किसके तहत? काशी तमिल संगम के तहत। ठीक है, जो IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी में नामित थे। और 10 दिसंबर 2022 को रेल मंत्री अश्विन वैष्णव द्वारा काशी तमिल संगम के आयोजन को यादगार बनाने हेतु काशी तमिल संगम एक्सप्रेस नामक एक नई ट्रेन की घोषणा की। ये आप याद भी रखना, ये ट्रेन का नाम। ठीक है, काशी तमिल संगम एक्सप्रेस, काशी तमिल संगम एक्सप्रेस। ये किस उपलक्ष्य में? यह शुरू किया गया काशी तमिल संगम के उपलक्ष्य में, काशी तमिल संगम के उपलक्ष्य में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 42 नंबर टॉपिक है PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022। 11-12 नवंबर 2022 के मध्य PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंग्लैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसिलिटेशंस सेंटर की वेबसाइट लॉन्च किया। ठीक है, आई होप सो आप इसको याद रखेंगे। 43 नंबर का टॉपिक है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में अपना ये प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, 8 नवंबर 2022 को इस रैंकिंग में 15वें संस्करण को जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश स्थित IIT कानपुर ने इस रैंकिंग में 100वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, रैंक की बात कर लें तो भारतीय रैंकिंग, एशियाई रैंकिंग, स्थान, विश्वविद्यालय और समग्र स्कोर। ठीक है, जो भारतीय 6वां रैंकिंग मिला है और एशिया में 66 रैंकिंग है IIT कानपुर का। ठीक है, भारत के जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें शिक्षण संस्थाएं हैं, भारत में 6वां और एशिया में 66 किसको मिला है रैंकिंग? IIT कानपुर को। स्कोर 52.4। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो यूपी का बस एक ही इकलौता या यूनिवर्सिटीज़ है IIT कानपुर, तो आई होप सो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 44 नंबर उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 का प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह नीति जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी। 5 वर्ष की अवधि तथा राज्य सरकार द्वारा नामित अधिसूचित करने की अवधि से जो पूर्व हो लागू होगी। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यूपी नेडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो नोडल एजेंसी है किसको नामित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति का जो नोडल एजेंसी है यूपी नेडा है। ठीक है, इस नीति के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु सरकार उपक्रमों को ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से ग्राम पंचायत और राजस्व की भूमि दी जाएगी। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में आगामी 5 वर्षों यानी 2026-27 तक सौर परियोजनाओं में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
ओके। और इसमें सौर पार्क की स्थापना से 14,000 मेगावाट सोलर रूफटॉप आवासीय क्षेत्र से 4500 मेगावाट सोलर रूफटॉप गैर आवासीय संस्थान से 15,000 मेगावाट और पीएम कुसुम योजना घटक C1 और C2 से 2,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य शामिल है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने निजी आवासों पर नेट मॉनिटरिंग व्यवस्था के साथ ग्रिड संयोजित सिस्टम की स्थापना पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार की तरफ से 15,000 रुपये प्रति किलोवाट अधिकतम 30,000 रुपये प्रति उपभोक्ता के राज्य अनुदान की अनुमान्यता को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है। सो इस नीति के तहत अयोध्या शहर को मॉडल सौर सिटी के रूप में विकसित करने के अलावा प्रदेश के 16 नगर निगमों तथा नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सौर ऊर्जा संयंत्रों के रखरखाव हेतु 30,000 युवकों को और सौर संयंत्रों के अनुरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें सूर्य मित्र नाम दिया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से 4 से 5 पॉइंट हमें निकल कर बाहर आए हैं। पहला तो सूर्य मित्र, ये किनको, तो जो सौर ऊर्जा संयंत्र के रखरखाव, ठीक है, और उनके अनुरक्षण में योगदान जो युवा करेंगे 30,000, उनको ये नाम दिया जाएगा सूर्य मित्र। ठीक है, ठीक है। सो दूसरा क्या है कि किसको यहाँ पर सौर सिटी के रूप में विकसित करने की बात की जा रही है, तो नोएडा आप याद रखना, नोएडा याद रखना। ठीक है। दूसरा अयोध्या शहर, तो ये यहाँ से 2 इम्पॉर्टेंट हो गए और सूर्य मित्र ये आपको इम्पॉर्टेंट हो गए। ठीक है, क्लियर। और उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति का जो नोडल एजेंसी है यूपी नेडा, यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो गया। तो आई होप सो कि आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 47 नंबर, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022। ठीक है। सो 3 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को अनुमोदित किया गया। इस नीति की प्रभावी अवधि अधिसूचित होने की तिथि से 5 वर्ष है। ठीक है। सो इस नीति के अंतर्गत राज्य में एक्सप्रेसवेज एवं फ्रंट कॉरिडोर्स के किनारे लैंड बैंक तथा एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। ठीक है। इस नीति में वित्तीय प्रोत्साहन, उपादान एवं रियायतों के संबंध में स्टाम्प शुल्क में छूट व्यवस्था की गई है। इसके तहत भूमि के क्रय पर राज्य बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100%, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में यानी गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले को छोड़कर 75% स्टाम्प शुल्क दिया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जिले में स्टाम्प शुल्क 50% की छूट दी जाएगी। ठीक है। तो आई होप सो कि याद रखना। ठीक है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, क्लियर। 48 नंबर है 7वां भारत जल सप्ताह। 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। ठीक है, ये नंबर याद रखना, 7वां। ठीक है। इसका समापन 5 नवंबर 2022 को हुआ। 7वें भारत जल सप्ताह विषय का जो थीम है वह है टिकाऊ विकास और असमानता के लिए जल सुरक्षा। ये प्लीज़ आपको याद रखना है। जो 7वां भारत जल सप्ताह है ना, इसका विषय है टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। इस कार्यक्रम के डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड भागीदार देश होंगे। ठीक है। तो इन कंट्रीज़ का भी नाम याद रखना कि डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड भागीदार देश होंगे। थीम है टिकाऊ विकास और असमानता के लिए जल सुरक्षा। 49 टॉपिक है उत्तर प्रदेश डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगी। ठीक है। इसका उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा के लिए क्रियाओं के सरलीकरण द्वारा राज्य में दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। इस नीति के अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पशु आहार,
निर्माणशाला पर पहली बार सरकार ने 7.5 करोड़ रुपए का तक की छूट प्रदान की है। ठीक है, सो आई होप सो ये आप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन, ये 5 वर्ष के लिए आगामी कार्यक्रम रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 50 नंबर, योट्टा डाटा सेंटर। सो 31 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित डाटा सेंटर का लोकार्पण किया। इस सेंटर का नाम योट्टा डाटा सेंटर रखा गया। यह देश का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर है। डाटा सेंटर है। यह डाटा सेंटर हीरानंदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। ठीक है। 51 नंबर है, एशिया की पहली पैथोजन्स रिडक्शंस मशीन। 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय KGMU में थोरेसिक सर्जरी विभाग व वैस्कुलर सर्जरी विभाग और ट्रांसफ्यूजन्स मेडिसिन्स विभाग में एशिया की पहली पैथोजन्स रिडक्शंस मशीन का लोकार्पण किया है। देखिए, इम्पॉर्टेंट हो जाता है हेल्थ सेक्टर के लिए। सो एशिया की पहली पैथोजन्स रिडक्शंस मशीन की बात है। एशिया लेवल पर यह छवि है, एशिया लेवल पर इनिशिएटिव है। तो आई होप सो कि आप इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी KGMU में थोरेसिक सर्जरी विभाग व वैस्कुलर सर्जरी विभाग एवं ट्रांसफ्यूजन्स मेडिसिन्स विभाग में एशिया की पहली पैथोजन्स रिडक्शंस मशीन का लोकार्पण किया है। ठीक है, इस मशीन से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा में प्रारंभिक दौर में हुए किसी भी प्रकार के संक्रमण का समाप्त किया जा सकता है, जो कि अंग प्रत्यारोपण अथवा कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव एंड हमारी समाज के लिए काफ़ी लाभदायक होगा यह परियोजना आने वाले समय में। ठीक है। 52 नंबर, दीपोत्सव 2022। ठीक है, सष्टम क्या है। 23 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम की पौड़ी अयोध्या में दीपोत्सव 2022 के अवसर पर दीप प्रज्वलित किया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप का भी राज्याभिषेक भी किया। इस दीपोत्सव में 15.75 लाख दीप प्रज्वलित कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ये याद रखना 15.76 लाख दीप जला करके एक रिकॉर्ड बनाया गया, विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। यह रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी किया गया। ठीक है, तो विश्व में अभी यह पहला ऐसा रिकॉर्ड है भारत का जो कि 15.75 लाख दीपों को जलाकर बनाया गया है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। सितंबर 2022 में अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का भी उद्घाटन किया गया है। ये भी याद रखना कि पूछ सकता है कि लता मंगेशकर चौक कहाँ पर है, तो आप बताना कि अयोध्या में, जो कि सितंबर 2022 में उद्घाटन किया गया था। 53 नंबर क्या है टॉपिक, देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य। 53 नंबर का 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना जारी किया गया। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अवस्थित है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जिला याद रखना, चित्रकूट जिला, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। यह देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य यानी 53 नंबर का बाघ अभ्यारण्य बनेगा। सो रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल ड्राई, ठीक है, डिसिडियस फॉरेस्ट क्षेत्र है। इसमें बाघ, तेंदुए, स्लोथ, रीछ, ठीक है, चित्तदार, हिरण, सांभर, चिंकारा जैसे जीव वास करते हैं। ठीक है, तो जिला याद रखना है चित्रकूट, और क्या नाम है, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य। यह देश का 53 नंबर का बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, सो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य एक दूसरे से करीब स्थित हैं, जो कि बाघों की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण गलियारा होंगे। ठीक है, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो जो आंतरिक जो क्षेत्र है वह 230.31 वर्ग किमी का है। बफर क्षेत्र की बात करें तो 299.05 वर्ग किमी का है। संपूर्ण क्षेत्र की बात करें तो 529.36 वर्ग किमी का है।
उत्तर प्रदेश में जो स्थित बाघ अभयारण्य हैं, अगर उनकी बात करें तो दुधवा, जो कि इसका दूसरा 2010 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद अमनगढ़ क्षेत्र कार्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, 2012 में पीलीभीत 2014 में अधिसूचित हुआ है, रानीपुर 2022 में। ठीक है, तो आई होप सो कि आप याद रखना, ये जिला आपको बिल्कुल याद रखना है, जिला आपको याद रखना है, क्योंकि जिला से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जिला आपको याद रखना है। तो रानीपुर जैसे है चित्रकूट में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूफीलैक्स 2022। 15 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललित कला अकादमी लखनऊ में 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलैक्स 2022 को उद्घाटन किया। इसका विषय भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। ठीक है, सो यूफीलैक्स 2022 आ सकता है। सो इसके अवसर पर 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफीलैक्स का उद्घाटन किया गया, और इसका जो विषय है भारत की समृद्धि और संस्कृति के विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। 55 नंबर, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को अक्टूबर 2022 में, ठीक है, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 56 नंबर, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। 14 अक्टूबर 2022 को इस इंडेक्स के 7वें वार्षिक संस्करण का प्रकाशित किया गया। सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत शामिल किया गया। ठीक है, सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अपनी रैंक में सुधार करते हुए 0.5201 के समग्र स्कोर के साथ 12वां स्थान हासिल किया है। विदित हो कि वे PAI 2021 में इस अंतिम स्थान 18वां स्थान प्राप्त हुआ था। 3 विषयों के तहत उत्तर प्रदेश का जो प्रदर्शन है, अगर उसकी बात करें तो आर्थिक न्याय में स्कोर मिला है 0.497, रैंक मिला है 11। ठीक है, राजनीतिक न्याय में स्कोर है 0.682, रैंक मिला है 5। सामाजिक न्याय में 0.381 स्कोर है, रैंक मिला है 13। अगर समग्र स्कोर की बात करें तो 0.5201, अगर समग्र रैंकिंग की बात करें तो 12वां रैंक है। ठीक है, 57 का टॉपिक है लिट्स 2022। 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने लिट्स 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट के 4थे संस्करण को जारी किया है। सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को स्थलरुद्ध राज्य में वर्गीकृत किया गया है। जो लैंडलॉक होते हैं, लैंडलॉक एक ऐसा जगह होता है जो कि चारों तरफ से पानी से न घिरा हो, या उसके किसी भी साइड का कोई भी जो सिरा हो वो किसी समुद्र से तटवर्ती ना हो, मतलब किसी समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र ना हो, लैंडलॉक ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को अचीवर्स ग्रेड के समूहबद्ध भी किया गया है। ठीक है, तो ये मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जो लिट्स 2022 है, 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लिट्स 2022 सर्वेक्षण में 4था संस्करण जो जारी किया गया है। सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को स्थलरुद्ध राज्य में वर्गीकृत किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश को अचीवर्स ग्रेड में समूहबद्ध भी किया गया है। 58 नंबर का टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022। 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है। यह नीति अधिसूचना की तिथि से अगले 5 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। यह नीति त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था प्रदान करती है, जिसमें कि निर्माता, उपभोक्ता और बैटरी से संबंधित सुविधाएं प्रदान करने वाले
वाले सेवा प्रदाता शामिल होंगे। ठीक है, अधिसूचना की तिथि से पहले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीदे एवं पंजीकृत सभी श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान कीजिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो अधिसूचना जो तिथि है से पहले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीदे व पंजीकृत सभी श्रेणियों के जो इलेक्ट्रिक वाहन है ना उस पर 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको प्रोत्साहन दिया जा सके अपनाने के लिए। उत्तर प्रदेश में निर्मित किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद और पंजीकरण पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क 100% की छूट चौथे और 5वें वर्ष भी जारी रहेगा। ठीक है, सो यह जो नीति है पहले 2 वर्षों पहले 2 लाख दो पहिया पहले 50,000 3 पहिया और पहले 25,000 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद पर सब्सिडी का व्यवस्था करता है। यानी जो शुरुआती ये जो लागू हुआ है, जो शुरुआती ये जो नीति है, शुरुआत के 2 लाख दोपहिया पर 2 लाख पहिया पहले 50,000 3 पहिया और 25,000 4 पहिया वाहनों पर यह सब्सिडी 100% वाला लागू रहेगा। ठीक है, योजना लागू होने के उपरांत की बात की जा रही है। ठीक है, इसके तहत प्रति 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर फैक्ट्री लागत का 15% जो कि अधिकतम 5,000 रुपये हो सकता है सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। प्रति 3 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अधिकतम 12,000 रुपये तक का छूट दिया जाएगा। ठीक है, प्रति 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 1 लाख रुपये तक का छूट दिया जाएगा। यह 3 राज्यों में पहली 400 निजी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर भी सब्सिडी का प्रावधान करता है। यह सब्सिडी प्रति निजी इलेक्ट्रिक बस की खरीद पर अधिकतम 20 लाख रुपए की सीमा तक प्रदान किया जाएगा। यह नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम पेशकश द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन खरीद के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। इस नीति के तहत राज्य में पहले 2000 चार्जिंग सुविधाएं विकसित करने वाले सेवा प्रदाताओं के प्रति परियोजना अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया जाएगा। प्रथम 1000 स्वैपिंग स्टेशनों की सुविधा विकसित करने वाले सेवा प्रदाताओं को प्रति स्वैपिंग स्टेशन पर 5 लाख रुपए तक की पूंजी का सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। प्रथम 5 मेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल परियोजनाओं तथा प्रथम 5 मेगा बैटरी परियोजनाओं को उसके हर स्थित पूंजी निवेश के 20% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो प्रति परियोजना अधिकतम 500 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, 59 का टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश वस्त्र व परिधान नीति 2022। 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश वस्त्र व परिधान नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से अगले 5 वर्ष के लिए प्रभावी होगी। इसका उद्देश्य राज्य को वैश्विक स्तर पर परिधान निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना और कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी प्रकार की इकाइयों जैसे कि हथकरघा, पावरलूम, कताई, बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान के तहत विकास करना है। इस नीति के तहत वस्त्र और परिधान इकाइयों को प्लांट और मशीनरी की खरीद पर किए गए निवेश पर 25% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। पूंजीगत सब्सिडी का जो अधिकतम सीमा है 100 करोड़ रुपए प्रति यूनिट होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 60 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान की है। जो नई नीति है कि अवधि के 5 वर्ष तक होगी। इस नीति के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख रुपए प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है 61 का टॉपिक, मर्यादा मूर्ति। 12 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री यदुगिरी अतिराज मठ में स्वामी रामानुजाचार्य को प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया। नेक्स्ट टॉपिक है 62, मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के संस्थापक का निधन 10 अक्टूबर 2022 को हुआ। वर्तमान में वह मैनपुरी के लोकसभा
के सदस्य थे, ये आ सकता है, ठीक है, तथा 7 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। वर्ष 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, वह 3 बार, ठीक है, 1989 से 91, 1993 से 95, 2003 से 2007 तक के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्ष 1996 से 1998 के मध्य वह तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और IK गुजराल के कैबिनेट में रक्षा मंत्री रहे हैं। उन्हें वर्ष 2012 में इंटरनेशनल ज्यूरिस्टस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। तो ये भी अवार्ड आपके याद, ठीक है। सो ये पद्म विभूषण तो आएगा, ठीक है, पद्म विभूषण जो मिला है उनको तो आएगा, ठीक है, लेकिन ये जो इंटरनेशनल ज्यूरिस्टस अवार्ड है ना, ये भी आप याद रखना, ठीक है। ज्यूरिस्टस अवार्ड भी आपको याद रखना, जो कि 2012 में मिला था, ठीक है। और इनका दूसरा जो है भारत का सबसे दूसरा जो लोकप्रिय अवार्ड है वह पद्म विभूषण, ये भी इनको दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक 63, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022। सो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के मध्य आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तर प्रदेश के कुल 56 पदक मिले हैं, जिसमें से 20 स्वर्ण हैं, 18 कांस्य है और 18 रजत है, ठीक है, के साथ 8वां स्थान मिला है, ठीक है। देखिए मैं इसको प्लीज़ इसको ध्यान से आप इसको नोट करिए कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में हुआ था। और इसमें से जो यूपी को स्थान हासिल हुआ है वह 8वां स्थान हासिल हुआ है, और यूपी को टोटल 56 पदक मिले हैं इस खेल में, जिसमें से 20 स्वर्ण हैं, 18 रजत हैं और 18 कांस्य हैं। उत्तर प्रदेश के राम बाबू एथलीट ने 35 किमी पैदल चाल में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। राम बाबू ने 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकंड में पैदल चला पूरा करके रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये नाम भी याद रखना, ठीक है, कि राम बाबू यूपी के 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकंड पैदल चले हैं और ये रिकॉर्ड बनाए हैं क्या? 35 किमी का, ठीक है ना, 35 किमी का रिकॉर्ड बनाया है। मेरठ के पारुल चौधरी दौड़ स्वर्ण पदक एथलीट की 5000 मीटर और 3000 मीटर स्लीप, ठीक है, जीतने में सफल रही हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो पदक एथलीट्स में स्पर्धा में जीते हैं 9 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक, ठीक है। 64 नंबर है भारतीय सड़क कांग्रेस का 18वां वार्षिक अधिवेशन। 8 से 18 अक्टूबर 2022 के मध्य इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। तो ये भी आप याद रखना, भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन 8 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। 65 नंबर का टॉपिक है मिशन निरामया क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा SGPGI लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में इस मिशन का शुभारंभ 8 अक्टूबर 2022 को हुआ, ठीक है। राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव लाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। उद्देश्य हमने समझ गया कि राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव लाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया। कौन? मिशन निरामया, मिशन निरामया। नेक्स्ट है 66 नंबर का टॉपिक स्वस्थ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट जारी किया गया है। यह सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला जिला कानपुर है, कानपुर देहात है। देश भर में 33वां राज्य केंद्रशासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का जो स्कोर है वह 694.74 यानी 18वां स्थान है, ठीक है। तो याद रखना, बिल्कुल आपको
ये यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 है, ठीक है, 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट जारी किया गया है। यह सर्वेक्षण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्ण किया गया है। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी करने वाला जिला जो कानपुर देहात है। देश भर के 33 जिलों के शासित प्रदेशों की समग्र रैंकिंग में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो स्कोर मिला है वो 694.74 है, जिसको मिलाकर 18वां स्थान है। नेक्स्ट टॉपिक है 67 नंबर का, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 शहरी। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का परिणाम घोषित किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में नोएडा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में प्रदेश के 4 शहरों का स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें से गाजियाबाद 12वां, मेरठ 15वां, प्रयागराज 16वां, लखनऊ 17वां शामिल है। इसी श्रेणी में वाराणसी 21वां नंबर और आगरा 23वां और कानपुर 29वां स्थान है। गंगा नगरों की 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में प्रदेश के कुल 13 नगर शामिल हैं, जिसमें से बिजनौर, कन्नौज को क्रमशः पहला और दूसरा स्थान प्राप्त दिया गया है। जबकि गंगा नगरों में 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में प्रदेश के कुल 7 नगर शामिल, जिसमें के वाराणसी, प्रयागराज क्रमशः द्वितीय और चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। शीर्ष 20 स्वच्छ छावनी में प्रदेश के 3 छावनी शामिल हैं, जिसमें से वाराणसी छावनी 15वां, शाहजहांपुर छावनी 16वां, मथुरा छावनी 17वां शामिल हैं। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले जो राज्यों में उत्तर प्रदेश का जो 10वां स्थान है, जबकि स्वच्छ और सर्वेक्षण 2021 के इसी श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 6वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आई होप सो कि आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं और एग्जाम के लिए क्या इसका उपयोग है। ठीक है, 68 नंबर का टॉपिक है भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022। 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार घरेलू पर्यटकों के लिए वर्ष 2021 में 5 सर्वाधिक पसंदीदा स्थानों में उत्तर प्रदेश का ताजमहल, आगरा का किला शामिल है। ठीक है, विदेशी पर्यटकों के लिए 5 सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों में से उत्तर प्रदेश का स्थित ताजमहल और आगरा का किला शामिल है। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में 4.24% विदेशी पर्यटक आए। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में 16.19% घरेलू पर्यटकों का आगमन हुआ। तो आई होप सो कि एग्ज़ाम के लिए ये कंटेंट अब याद रखना कि भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 जो रिलीज हुआ है, ठीक है ना, तो वो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 जो रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में अगर बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार घरेलू पर्यटकों के लिए 2021 में 5 सर्वाधिक पसंदीदा स्थलों में उत्तर प्रदेश के ताजमहल और आगरा का किला ये पसंदीदा रहा है। विदेशी पर्यटकों के लिए 5 सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों में से अगर बात करें तो यूपी का ताजमहल, आगरा का और लाल किला जो रेड फोर्ट है वो भी शामिल है। ठीक है, और वर्ष 2021 के उत्तर प्रदेश में 4.24% की विदेशी पर्यटक आए थे और घरेलू की बात करें तो 16.19%। ये रहा यूपी के पर्यटन क्षेत्र के बारे में। यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूपी में पर्यटक की क्या अवस्थिति है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। 69 का टॉपिक है राज्य परिवर्तन आयोग। 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसका स्थान पर नवीन संस्था राज्य परिवर्तन आयोग स्टेट ट्रांसफॉर्मेशंस कमीशंस STC का सृजन का प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री राज्य परिवर्तन आयोग के अध्यक्ष होंगे। यह आयोग एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा और विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करने के बाद नीतियां तैयार करेगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना 24 अगस्त 1972 को की गई थी। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट ये STC हो जाता है।
ठीक है। इसका पहले का अगर हम पूछे प्रवृत्ति क्या है तो 24 अगस्त 1972 को इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, राज्य योजना आयोग का। अब उसको बदलकर, उसकी प्रवृत्तियों को बदलकर, ठीक है, एसटीसी नाम रखा गया है। ठीक है, यानी स्टेट ट्रांसफॉर्मेशंस कमीशंस, इसके जो अध्यक्ष हैं वह स्टेट के सीएम रहेंगे। 17 नंबर का टॉपिक है उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग प्रोत्साहन नीति 2022। ठीक है, 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम प्रोत्साहन नीति 2022 मंजूरी प्रदान की गई है। नई नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले नए सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई की बात की जा रही है को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 10% से 25% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये एग्जाम में आ सकता है कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाली सब्सिडी बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयों हेतु सब्सिडी की सीमा 25%, 20% और 15% होगी। मध्यांचल और पश्चिमांचल में सब्सिडी की सीमा 20%, 15% और 10% होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं उद्यमों को 2% सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 71 नंबर का नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022। 24 सितंबर 2022 को लखनऊ में नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है 72 दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022। 22 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु सीआरपीसी अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। विधेयक में किए गए प्रावधान के तहत अब बलात्कार यानी रेप के आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी। इसके तहत न केवल बलात्कार अपितु यौन अपराध, बदसलूकी और यौन अपशब्द के मामलों में भी अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है, नहीं मिल सकती। ठीक है, 73 नंबर नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2020। सितंबर 2022 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में अशोधित जन्म दर कुल 25.1, अगर ग्रामीण की बात करें तो 26.1 और शहरी 22.1 दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर अशोधित मृत्यु दर कुल 6.5, अगर ग्रामीण लेवल पर बात करें तो 6.8 और सही लेवल पे 5.6 दर्ज किया गया है। राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर में कुल 43 अंक, जिसमें कि पुरुष 43 और महिला 44 दर्ज की गई है। इसके साथ ही राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात की अगर बात करें तो 905 दर्ज किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 74 नंबर राष्ट्रीय पोषण माह 2022। 16 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का कार्यक्रम शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 501 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण तथा 199 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु सहयोग मोबाइल ऐप, ठीक है, ये मोबाइल ऐप याद रखना, सहयोग, ठीक है ना, तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ICCE आधारित बाल पिटारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये 2 मोबाइल ऐपों का नाम याद रखना है, पहला है सहयोग, दूसरा है बाल पिटारा। ठीक है, बाल पिटारा में क्या है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ECCE अधिकारित मोबाइल ऐप है, ये बच्चों के लिए। ठीक है, और जो सहयोग है आंगनवाड़ी केंद्रों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु सहयोग। ठीक है, तो बाल पिटारा और सहयोग ये मोबाइल ऐप का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, मुख्यमंत्री आकांक्षात्मक जिलों में 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए दूरभाषा पर गतिविधियों पर आधारित सीखने सिखाने की प्रणाली दुलार कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। तो यहाँ से देखिए 3 कंटेंट आपको मिला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सहयोग, बाल पिटारा और दुलार। ठीक है, सहयोग, दूसरा बाल पिटारा
और तीसरा दुलार। इन तीन को याद रखना। ये टॉपिक, ये आपका ये जो टॉपिक है यहाँ से ही क्वेश्चंस आएगा, तो आई होप सो इसको याद रखेंगे। 75 नंबर का टॉपिक है उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सोलर संयंत्र। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ कि एग्जाम में जरूर टच करने वाला है। 15 सितंबर 2022 को औरैया जिले के दिबियापुर में एनटीपीसी द्वारा स्थापित 20 मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र का बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है। इससे एनटीपीसी औरैया संयंत्र की कुल क्षमता बढ़कर 704 मेगावाट हो चुका है। ठीक है, तो 20 मेगावाट का यह सोलर संयंत्र है और तैरता है, इसलिए ये एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट इसका योगदान रहेगा। 76 नंबर है आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022। 12 से 15 सितंबर 2022 को गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित एक्सपो मार्ट में आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन हुआ है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत में 48 वर्ष बाद यह समिट आयोजित हुआ है। ठीक है, आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 डेयरी फॉर न्यूट्रिशंस एंड लाइवलीहुड के विषय पर केंद्रित थी। ठीक है, ये याद रखना, जगह याद रखना ये। ठीक है, ये जो वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 है ना, ये जगह याद रखना कि भारत में 48 वर्ष बाद ये समिट आयोजित हुआ है। तो पहला तो हो गया, पहला तो इंपॉर्टेंट ये हो गया कि वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 आयोजन भारत में हुआ है। दूसरा, यह भारत में 48 वर्ष बाद आयोजित हुआ है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हो गया। ठीक है, क्लियर। और जगह कौन सा था, तो गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित एक्सपो मार्ट। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट हो गया। 3 पॉइंट यहाँ से याद रखना है आपको। 77 नंबर 75वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप 2022। 6 से 10 सितंबर 2022 को गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में से पदक तालिका में कुल 4 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य प्राप्त कर 9वां स्थान हासिल किया है यूपी। 78 नंबर चुनार लॉजिस्टिक्स पार्क, ये ठीक है। 5 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनार मिर्ज़ापुर में इस लॉजिस्टिक पार्क का आधारशिला रखा है। इस परियोजना के तहत प्रारंभ में लागत 400 कंटेनरों की सुविधा विकसित की जाएगी और सामान के भंडारण और संचालन के लिए 2000 वर्ग मीटर के गोदाम बनाए जाएंगे। ठीक है, यह यूपी का जगह है चुनार। इसको चुनारगढ़ के भी नाम से जानते हैं। चंद्रकांता अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे भी इसका नाम आता है चुनार का। ठीक है, ये जिला मिर्ज़ापुर का एक विधानसभा क्षेत्र है चुनार। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। 79 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देवरिया जिले के शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समर्पित किया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखना, खुर्शीद अहमद। खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर। ठीक है, इस वर्ष देश भर में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिसमें से उत्तर प्रदेश का एकमात्र शिक्षक शामिल थे। ठीक है, उनका नाम था मुर्शीद अहमद। 80 नंबर का टॉपिक है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022। अगस्त 2022 में रजा फाउंडेशंस ने प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लेखक सौम्य मालवी को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी कविता संग्रह घर एक नामुमकिन जगह है के लिए दिया गया है। ये नाम याद रखना, घर एक नामुमकिन जगह। ठीक है, नाम आप याद रखना, नाम प्लीज़ आप याद रखना, मालवी। ठीक है, सौम्य मालवी। और अवार्ड कौन सा दिया गया है, तो भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रवि किशन शुक्ला। 30 अगस्त 2022 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने अभिनेता रवि किशन शुक्ला को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ सकता है। ठीक है, जो नेशनल टीवी है ना, टीवी के उन्मूलन के लिए ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, किनके द्वारा? सो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, क्लियर। और ये आज के समय में जो लोकसभा क्षेत्र है गोरखपुर, वहाँ से ये एमपी भी हैं। ठीक है, सो रवि किशन वर्तमान में गोरखपुर के लोकसभा के सदस्य भी हैं। ठीक है ना। चलिए 82 नंबर, NMGC उत्तर प्रदेश जल निगम और VEPL के मध्य समझौता। सो 25 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन उत्तर प्रदेश जल निगम और मिसर्स विश्वराज एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड VPL के मध्य हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड आधारित आगरा के लिए 582.84 करोड़ रुपए की लागत राशि से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स विकसित हेतु त्रिपक्षीय रियायत समझौता आधारशिला हस्ताक्षरित हुआ है। ठीक है, 83 नंबर का टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश रक्षा एवं एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 यथो संशोधित में संशोधन। तो क्या है? 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा संशोधन से संबंधित यह प्रस्ताव अनुमोदित है। इस नीति में डिफेंस पैकेजिंग रक्षा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको स्किप कर दे तो कहते हैं कि स्किप क्यों किया जा रहा है, जब पढ़ा तो पूरी बातें देखें। तो ये आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ऐसे टॉपिकों को इनका योगदान या ऐसे एग्जाम में इनकी उपयोगिता नहीं रहेगी। ठीक है ना। 84 उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड। 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस बोर्ड का गठन व विनियमन अनुमोदन हुआ है। इस बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में हो। से इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म का जो मुख्यालय कहाँ पे है, तो लखनऊ में है और मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2 पॉइंट बन सकता है। पहला तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। दूसरा कहाँ है? इसका अध्यक्ष कौन होगा? वो जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उसके CM होंगे। ठीक है, सॉरी स्टेट के जो CM है उसके अध्यक्ष होंगे। 85 नंबर कुकरैल नाइट सफारी पार्क। 16 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा लखनऊ जिले में स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना करने से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। 2027.4 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित कुकरैल वन क्षेत्र 350 एकड़ के नाइट सफारी की स्थापना की जाएगी। 150 एकड़ क्षेत्र प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। तो ये जगह याद रखना, यह लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है, तो प्लीज़ ये कुकरैल याद रखना। ठीक है ना। नेक्स्ट है रूपल चौधरी। उत्तर प्रदेश की एथलीट है यह। विश्व अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप के एक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। कैली कोलंबिया में 6 अगस्त 2022 के मध्य आयोजित विश्व अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीतने के अतिरिक्त रूपल रजत पदक विजेता भारत की, ठीक है, 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम में भी सदस्य थी। ठीक है, रूपल विश्व अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप के इतिहास में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कोई पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। ठीक है, इसके पूर्व में 2018 में हिमा दास ने इस स्पर्धा को स्वर्ण पदक जीता था। तो इनका भी नाम, हिमा दास का भी आपको नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 87 इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 8 अगस्त 2022 को केंद्रीय एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के माधोपुर चंदौली में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का शिलान्यास किया गया है। तो जगह का याद रखना आप नाम। ठीक है, उत्तर प्रदेश के माधोपुर चंदौली। ठीक है, 88 फ्लिपकार्ट
वाराणसी जिला प्रशासन के मध्य समझौता। 7 अगस्त 2022 को दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौता ज्ञापन के तहत बनारसी साड़ी, हस्तनिर्मित कालीन, जरदारी क्राफ्ट और मेटल क्राफ्ट्स और हस्तनिर्मित दरी जैसे प्रतिष्ठित उत्पादों को फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। ये क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। 89 नंबर अन्नू रानी। 7 अगस्त 2022 को बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मेरठ के बहादुरपुर गांव की रहने वाली महिला भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी ने महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में 60 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर कांस्य पदक जीता है। अन्नू रानी कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। 90 नंबर का टॉपिक है उत्तर प्रदेश सरकार डेलाइट्स इंडिया के मध्य समझौता। क्या है, 5 अगस्त 2022 को दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु डेलाइट्स इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। 91 नंबर गगन कुमार पासवान। गौतम बुद्ध नगर में तैनात पुलिस कांस्टेबल हैं। यह नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2022 में कांस्य पदक जीता है। गगन ने यह पदक बैडमिंटन की पुरुष युगल 30+ स्पर्धा में भारतीय मूल के सुनील दहिया के साथ जीता, जो न्यूजीलैंड पुलिस में कार्यरत है, ठीक है। और इस सेल का उद्देश्य ट्रांसजेंडरों की शिकायतों की सुनवाई करने के साथ शिकायतों का 24 घंटे के अंदर निस्तारण करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 92 नंबर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। 8 जून 2022 को इस रैंकिंग के 19वें संस्करण को QS द्वारा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित IIT कानपुर ने 37.6 स्कोर के साथ 264वां स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2022 में 277 हासिल किया था। तो ये QS रैंकिंग आप याद रखना, ठीक है। यह संघ लोक सेवा जो UPSC होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। तो भारत का एकमात्र यूनिवर्सिटी IIT कानपुर को ये जगह मिला है QS रैंकिंग में, तो आई होप सो याद रखना आप। 93 नंबर संत कबीर अकादमी अनुसंधान केंद्र। जून 2022 में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित मगहर में इस केंद्र का उद्घाटन किया गया है। मगहर कबीर का निर्माण स्थल है, ठीक है। और यहाँ कबीर का मजार और समाधि मात्र 100 फीट की दूरी पर अगल बगल स्थित है। 94 नंबर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22। 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस सूचकांक के 14वें संस्करण को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी किया गया है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया है और उत्तर प्रदेश ने 54.4 समग्र स्कोर के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया है। 95 नंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बीहड़, बंजर और जल भराव क्षेत्रों के सुधार हेतु उपचार हेतु योजना को वर्ष 2022-23 से 2026-27 की अवधि तक क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, ये आप याद रखना कि राज्य में बीहड़, बंजर, जल और भराव क्षेत्रों में सुधार और उपचार के लिए योजना है। तो आई होप सो कि समझना कि जो कृषि क्षेत्र है ना उसके उत्थान के लिए योजना है। 96 नंबर 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी 2022। 2 से 3 जून 2022 को गाजियाबाद में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा किया गया। विषय पुलिस प्रशिक्षण में उत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना। 97 नंबर मैडम तुसाद संग्रहालय। जून 2022 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस संग्रहालय की शुरुआत की गई है। यह संग्रहालय DLF मॉल में स्थित है। वर्ष 2017 में भारत में पहली बार इस संग्रहालय को कन्नाट प्लेस दिल्ली में खोला गया था। याद रखना ये भारत का ना 2nd नंबर का है
कहाँ पर? यूपी के नोएडा में। ठीक है, पहला कौन सा था? राजीव चौक पर, कन्नाट प्लेस यूपी का जो कन्नाट प्लेस है वहाँ पर 2017 में मैडम तुसाद। यहाँ पर क्या होता है ना कि मोम से बने जो विश्वविख्यात भारतीय जो बहुत प्रचलित पर्सनालिटीज होते हैं वहाँ पे उनके स्टैचू बने होते हैं। ठीक है ना। 98 नंबर, पटवाई में देश का पहला अमृत सरोवर। 13 मई 2022 को ग्राम पंचायत पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। पटवाई उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। ठीक है। और 99 नंबर, स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। मई 2022 में NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड तथा DP वर्ल्ड की भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार के अवसरों के लिए कुशल कार्यबल और तैनात करने के हेतु वाराणसी उत्तर प्रदेश में इस केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ था। गौरतलब है कि भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना भुवनेश्वर उड़ीसा में की गई थी। तो स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र याद रखना। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि मई 2022 में, ठीक है, NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड और तथा DP वर्ल्ड की भारतीय इकाई हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार के अवसरों के लिए कुशल कार्यबल तैनात करने हेतु वाराणसी उत्तर प्रदेश में इस केंद्र की स्थापना और समझौता हुआ है। ठीक है, तो ये वाराणसी आप याद रखना नाम, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी आप नाम याद रखेंगे। ठीक है, और भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, तो आई होप सब इसका इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे आप। ठीक है, रेत समाधि। मई 2022 में रेत समाधि के अनुवादित उपन्यास टॉम्स ऑफ स्टैंड को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि टॉम्स ऑफ स्टैंड्स गीतांजलि श्री मैनपुरी उत्तर प्रदेश द्वारा लिखित उपन्यास रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद है। रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया है। सो एवरीबॉडी, देखिए जो पहला पार्ट था घटना चक्र का दृष्टि 2023 का, वो कंप्लीट हुआ। आई होप सो कि आप इसको एंजॉय करेंगे। देखिए जो लोग एक साल तक बिल्कुल कम्प्लीटली करंट अफेयर नहीं किए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग किए हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर यूपी पीसीएस का पेपर देना है ना तो घटना चक्र की इस मैगज़ीन को बिल्कुल आप पढ़ डालिए। यहाँ से 30 से 35 करंट अफेयर के श्योर है कि कंटेंट आते ही आते हैं। सो एवरीबॉडी, आई होप सो कि आप इसको प्लीज़ इंजॉय करिए। बहुत जल्द मैं इसका सेकेंड पार्ट अपडेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।